नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट मैथ प्रीवियस ईयर पेपर्स की। और ये जो प्रीवियस ईयर पेपर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है 2022 का। एक्चुअली 2021 में जो पेपर हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया था, फिर ये पेपर 2022 में हुआ था। आप सभी को उसका कारण पता है क्यों कैंसिल हुआ था, क्योंकि वह पेपर आउट हो चुका था। लेकिन हम इस वीडियो को क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे का आप पर्पस समझिए कि क्यों आखिर ये हम वीडियो बना रहे हैं। देखिए, पहला पर्पस तो ये है कि हम यहाँ से ये समझेंगे कि आखिर यूपी टेट में जो मैथ के क्वेश्चंस बनते हैं उनका लेवल क्या होता है और किस किस एरिया को कवर करके इन क्वेश्चंस को बनाया जाता है। तो क्या क्या एरिया हमें देखने पड़ेंगे जब हम तैयारी करेंगे, और किस टाइप के क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा और एग्जाम का लेवल क्या होगा। ये सभी चीज़ें, ये जो सभी सवाल जो एक बिगिनर होता है, जो अपनी तैयारी स्टार्ट करता है, उसके सभी के मन में ये क्वेश्चंस आते हैं। इन सभी क्वेश्चंस की जो सॉल्यूशन हमें मिलता है वो सब मिलता है उस परीक्षा के प्रीवियस ईयर पेपर के डिस्कशन से। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जब यूपी टेट की आप तैयारी करें तो आप सबसे पहले यूपी टेट की जो 2011 से लेकर अभी तक के जितने भी पेपर्स हैं उन सभी पेपर्स को आप डीपली अध्ययन करें उनका, जिससे आपको उन सभी एग्जाम में जो सवाल बनते हैं उनका क्या पैटर्न होता है, उनका क्या लेवल होता है और किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया जाता है, ये सभी आपको आसानी से पता चल जाता है और जितने भी डाउट आपके मन में आते हैं वो सभी सॉल्व हो जाते हैं। ये रही एक बात। अगर इसकी दूसरे पक्ष को भी देखा जाए तो आप ये देखिए कि जो 2022 का पेपर आया वो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर था। तो आखिर ये 2022 के पेपर में देखे होंगे आपने कि लोगों के 130, 135 तक नंबर आए हैं यूपी टेट में। वो इसीलिए आए क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को क्या कर रखा था, सॉल्व कर रखा था। एक एक प्रीवियस ईयर पेपर को उनको मुंह जवानी उनको पता था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो इतनी बार उन्होंने पेपर्स को सॉल्व किया था कि जैसे ही पेपर 2022 का उनके सामने आया उन्होंने बस उनकी बल्ले बल्ले थी। तो आपको भी ये देखना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने को मिल जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं यूपी टेट में वो रिपीटेड क्वेश्चंस ही होते हैं, क्योंकि बार बार नए क्वेश्चंस कहाँ से लाए जाएं। इसलिए जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं वो हमारे लिए इस बिहाफ से भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में दोबारा देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या जो भी व्यक्ति यूपी टेट की तैयारी प्रारंभ कर रहा है तो उसका पहला स्टेप जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि वो प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखें। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग आज की इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस ईयर पेपर को ही डिस्कस करेंगे जो अभी लेटेस्ट में हुआ था, क्योंकि 22 के बाद से अभी तक कोई यूपी टेट का पेपर नहीं हुआ है। तो जो लेटेस्ट में पेपर हुआ था हम उसी की बात करेंगे और हम यहाँ पे मैथ के जो 30 क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट में उन मैथ के 30 क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ डिस्कशन से आपको ये भी पता चलेगा कि क्या राइट वे होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, साथ ही साथ किन किन टॉपिक्स को ध्यान में हमें रख के चलना है। तो आइए बिना किसी देर के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो कैसी लग रही है ये कमेंट करके आप जरूर बताएं। चलिए हम लोग चलते हैं यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर 2022 के मैथ का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी देख पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 91, क्योंकि जो मैथ स्टार्ट होता है यूपी टेट में वो 91 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 91 जो आपका दिया गया ये पहला ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर 2022 का और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जरा पढ़िए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है ABC। इस त्रिभुज में जो साइड AB है उसका मिड पॉइंट है F, जो साइड AC है उसका मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु है E और जो BC है उसका मध्य बिंदु है D। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो DEF है वो क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। और इन मध्य बिंदुओं को, इन मिड पॉइंट्स को मिलाने से एक नया ट्राइंगल बना है और ये जो ट्राइंगल बना है इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो ट्राइंगल है वो पूरे ट्राइंगल ABC की एरिया का कितना है। ठीक है, आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं कि जो DEF का ट्राइंगल है जो एरिया है वो 1/3 गुना है ABC के, या DEF का क्षेत्रफल 1/2 गुना है, या बराबर है, या फिर 1/4 गुना है। देखिए, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिसने इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व किया होगा और ट्राइंगल का उसे कॉन्सेप्ट पता होगा तो उसके लिए बहुत ही आसान चंद सेकंड का क्वेश्चन है ये। आप ये समझिए कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए चंद सेकंड में आप इसके आंसर पर टिक कर सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता है कि ये किस
बिहाफ पे बना है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो ये क्वेश्चंस को मतलब समझिए कि उनके पसीने छूट जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस को, कोई भी क्वेश्चन मैथ का हो आपको कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपी टेट कुछ और डिमांड नहीं करता है, ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो क्वेश्चन जो डिपेंड करते हैं वो कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम क्या आंसर रखेंगे। देखिए अभी मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए इसको समझाते समय आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कुछ बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन जब मैं इसको एग्जाम में सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा तो बिल्कुल चंद सेकंड का ये क्वेश्चन होगा जो आप एग्जाम में आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं एक ट्राइंगल की। अगर मैं एक ट्राइंगल की बात करूं तो ये हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल की अगर बात की जाए तो इस ट्राइंगल में हमारे पास ये साइड जो है ये है ए, ये है बी और ये है सी, ऐसा ही दिया गया है क्वेश्चन में। इसके मिड पॉइंट दिए गए हैं। ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है एफ, ठीक है, इसका मध्य बिंदु मिड पॉइंट है ई। अब ट्राइंगल की एक विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है, वो विशेषता ये होती है, इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि जब भी इसके मिड पॉइंट को मिला देंगे, इसके मिड पॉइंट को मिला देंगे तो मिलाने से जो इसके भाग हुए हैं, कितने भाग हुए हैं, 2, और ये जो दोनों भाग हैं ये आपस में क्या है, इक्वल है, यानी इसने इस ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। जो एफ ई लाइन है इसने इस ट्राइंगल, इस पूरे ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो अगर मैं यहां से पूछूंगा कि ए एफ ई ट्राइंगल का जो एरिया है वो पूरे ए बी सी के ट्राइंगल की एरिया का कितना गुना है, तो आप कहेंगे हाफ। क्यों, क्योंकि पूरा ट्राइंगल को इसने, इस ट्राइंगल ने क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है, आधा कर दिया है। ठीक ऐसे ही इस क्वेश्चन को यहाँ पे बनाया गया है कि यहाँ पे BC की जो भुजा है, BC साइड BC का भी मिड पॉइंट दिया गया है और वो दिया गया है कितना, वो दिया गया है D पॉइंट। तो हम यहाँ पे D पॉइंट भी बना लेते हैं। और इसने कहा कि जब इन तीनों मिड पॉइंट्स को आपस में मिला दिया तो बन गया एक नया ट्राइंगल, और ये जो ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है, ये है DEF। अब ये कह रहा है कि ये जो DEF है इस पूरे ABC के ट्राइंगल के एरिया का कितना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर इनको मिड पॉइंट से मिलाने से क्या हुआ होगा कि इस पूरे के पूरे ट्राइंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया होगा। जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है तो देखिए जरा कि कितने भाग, कितने ट्राइंगल यहाँ पे बन रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 और 4, कुल 4 ट्राइंगल ये बन रहे हैं। अगर इन चारों ट्राइंगल को हम मिला दें तो पूरा त्रिभुज ABC बन जाएगा। और चूंकि मिड पॉइंट से बन रहे हैं इसलिए इन सभी का एरिया, यानी ये सभी ट्राइंगल जो बन रहे हैं वो सभी आपस में एरिया में, क्षेत्रफल में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब बस यही कॉन्सेप्ट था। इतना कॉन्सेप्ट अगर पता होता तो आप आसानी से ये कह सकते थे, क्या कह सकते थे कि सर यहाँ तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम DEF की, ये क्या है, ये एक भाग है, एक ट्राइंगल है ना DEF, और ABC के ट्राइंगल में टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4 ट्राइंगल बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो DEF ट्राइंगल है वो ABC का कितने गुना है, 1/4 गुना है। क्यों, क्योंकि जब चारों ट्राइंगल ये छोटे छोटे मिल जाएंगे तो ये पूरा ABC का एरिया बन जाएगा, और इस ABC के एरिया में ये इसका भाग कितना है, सिर्फ एक भाग है, क्योंकि ये ट्राइंगल तो एक ही है, इसलिए 1/4 हो जाएगा किसका, इस पूरे ABC के त्रिभुज के क्षेत्रफल का। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आप देख समझ पा रहे होंगे कि कितना आसान है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो इसका है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि DEF के त्रिभुज का जो एरिया होगा वो पूरे त्रिभुज का 1/4 होगा। एग्जाम में करते तो हम इतना थोड़ा कुछ नहीं करते, हमें सीधा इसने बोला है कि DEF जो है वो मिड पॉइंट है। याद रखना ये टेक्निक, ये चीज तभी लग सकती है जब मिड पॉइंट आपको दिए गए हो, यानी मिड पॉइंट से लाइन खींची जाए और जब ट्राइंगल बनेगा नया मिड पॉइंट को मिलाने पर तभी ये टेक्निक लगेगी कि आपस में जितने भी ट्राइंगल बन रहे होंगे वो सब इक्वल एरिया के, समान क्षेत्रफल के बन रहे होंगे, और उनमें हम आसानी से बता सकते हैं कि ये त्रिभुज जो होगा वो पूरे बड़े वाले त्रिभुज का कितना होगा। तो हमने आसानी से क्या करना है एग्जाम में, एग्जामिनेशन मेथड की अगर बात की जाए तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको गिन लेना है कि इस त्रिभुज के अंदर नए त्रिभुज जो बना है उससे कितने ट्राइंगल बन चुके हैं। तो हमने गिना कि 1 2
3 और 4, कुल 4 ट्राइंगल बन गए थे। तो 4 ट्राइंगल को मिलाने से पूरा ABC बन जाएगा और ये अपने आप में कितना है, केवल एक भाग है, इसलिए 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं रही होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट था, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपने इस क्वेश्चन को पूरी आसानी से समझ लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबके पास चल चुका है, ऑप्शन डी 1/4 होगा। आइए इसी के साथ चलते हम अपने आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जब ये क्वेश्चन आपको पहली बार देखने को मिलेगा ना, जब आपने इसको पढ़ा नहीं होगा बिल्कुल, तो आप कहेंगे कि ये क्या पूछ लिया गया है। देखिए, हम लोगों को जब इंटरमीडिएट एजुकेशन दी जाती है तब हम लोग 3 सीरीज पढ़ते हैं। कौन कौन सी सीरीज पढ़ते हैं? एक अर्थमेटिक सीरीज पढ़ते हैं जिसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं, एक हम ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ते हैं जिसको हम लोग ज्यामिति सीरीज कहते हैं, एक हम हार्मोनिक सीरीज पढ़ते हैं। तो हार्मोनिक सीरीज जो होती है वो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक इन दोनों का क्या होती है, कॉम्बो होती है। अब हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि यहाँ से हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है एक रिलेशन। ये रिलेशन किस किस के बीच है? समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन, ज्यामितीय माध्य यानी कि ज्योमेट्रिक मीन और हरात्मक माध्य यानी हार्मोनिक मीन। तो इन तीनों मीनों के बीच में, इन तीनों माध्यों के बीच में क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को सीधा सीधा पूछा गया है। यानी यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया है, आपको सीधा जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है श्रेणी का सीधा सीधा वो पूछा गया है कि आखिर इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन, पहले तो रिलेशन की तो हम बात करेंगे, लेकिन रिलेशन से पहले हम यहाँ पे एक और जो क्वेश्चन बन सकता है उसकी संभावना को हम समझ लेते हैं कि भाई साहब यहाँ से एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है जो हमारी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्या होगा वो क्वेश्चन, वो समझिए। देखिए, अगर हम यहाँ से एक बात और कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 नंबर हैं, एक ए और एक बी, और दोनों ही क्या नंबर हैं, दोनों ही धन पूर्णांक हैं यानी कि पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, तो हमने ये माना, हमने ये एज्यूम किया कि हमारे पास 2 नंबर हैं, एक ए और एक बी, और दोनों ही आपस में क्या है, पॉजिटिव पूर्णांक हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर मुझे क्या निकालना हो, अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य निकालना हो, तो हमसे सीधा सीधा ये भी पूछ सकता है, क्योंकि जब रिलेशन पूछ लिया गया है तो हमसे इनके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो कैसे निकालोगे कि दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक, बहुत आसान है, अर्थमेटिक मीन निकालना बहुत आसान है। क्या करेंगे, अगर ए और बी 2 पॉजिटिव इंटीजर आपके पास में है और अब पूछा जाए कि इसका अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य क्या होगा, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। ठीक ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि सर ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, तो ज्योमेट्रिक मीन भी निकालना बहुत आसान है। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर आपको 2 नंबर दिए जाएं ए और बी और आपसे पूछा जाए कि ज्यामितीय माध्य इसका क्या होगा, तो सिंपल है, अंडर रूट के अंदर a इंटू बी, यही हमारा क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन यानी ज्यामितीय माध्य हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप इतनी चीज, बहुत आसान सी चीज है। अब यहीं पर उठता है कि हार्मोनिक मीन क्या होता है, हरात्मक माध्य कैसे निकालेंगे उसको समझिए। हरात्मक माध्य निकालने का आपका क्या फॉर्मूला होता है, आइए हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हरात्मक माध्य यानी कि HM की जब आप बात करोगे तो जो HM होगा वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 2AB बटे A प्लस बी। ये फॉर्मूला जो होता है वो किसका होता है, वो होता है आपका हरात्मक माध्य का। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहां से हमें क्या समझ में आया, यहां से हमें ये समझ में आया कि अगर अर्थमेटिक मीन पूछा जाए तो आप निकाल लेंगे a प्लस बी बटे 2 करके, ज्योमेट्रिक मीन पूछा जाए पेपर में तो आप निकाल लेंगे अंडर रूट ए बी करके, और हार्मोनिक मीन पूछा जाए तो आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे हरात्मक माध्य यानी कि हार्मोनिक मीन। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, क्योंकि जब पिछले पेपर में आपसे इनका संबंध, इनका रिलेशन पूछ लिया गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि अगले पेपर में आपसे अगर इनको पूछना होगा तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए 3 और 5 2 नंबर हैं, 2 संख्याएं हैं, इनका ज्योमेट्रिक मीन यानी ज्यामितीय माध्य क्या होगा, या इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, या इनका हार्मोनिक मीन क्या होगा। ये निकालना तभी संभव है जब आपको इनके फॉर्मूले पता होंगे। अब यहाँ पे संबंध की अगर बात की जाए तो संबंध आपने सीधा सीधा आप जब
बुक्स पढ़ते हैं, अपनी इंटरमीडिएट्स की बुक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे सीधा सीधा रिलेशन लिखा हुआ होता है। क्या लिखा हुआ होता है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है, आप इन फॉर्मूला से इनको प्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन प्रूव करने से हमें क्या मतलब है, हमसे प्रूफ थोड़ा ना पूछा जाएगा, तो आपसे सीधा रिलेशन पूछा गया है। आप ये समझ लीजिए कि जो रिलेशन बना है वो इन फॉर्मूले से ही बना है। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्री मीन और हार्मोनिक मीन के ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप इनसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए, अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा या बराबर हो सकता है किसके, ज्योमेट्रिक मीन के। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन के। ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है किसके, हार्मोनिक मीन के। ठीक है, HM लिखा हुआ है हार्मोनिक मीन के। क्लियर है इतनी बात? तो ये रिलेशन आपको कहाँ दिख रहा है बताइए, किस ऑप्शन में आपको ये रिलेशन दिख रहा है कि अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से और बराबर हो सकता है। और बराबर की स्थिति कब होती है, जो नंबर आपने लिए हैं ना A और B, अगर ये दोनों नंबर आपने सेम ले लिए, अगर आपने ये दोनों नंबर सेम ले लिए तो उस कंडीशन में ये बराबर हो जाएंगे। अदरवाइज हमेशा अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से क्या होगा, बड़ा होगा। हमेशा ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये संबंध आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये संबंध ऑप्शन नंबर 1 में। इसलिए इस प्रश्न के अगर आंसर की बात की जाए तो आंसर आप कहेंगे सर इसका आंसर जो होगा वो हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। क्लियर है इतनी बात? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिल रही हैं वो आप अपनी कॉपी पर नोट भी करते रहें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम इसको क्या कर दें, रफ कर दें। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, रफ कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो का अगला प्रश्न आपके सामने क्या है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। और काफ़ी बार आप अगर अपना प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा हर पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए इसको हम डिस्कस करना हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए कि जिस पैटर्न पे क्वेश्चन बन रहा है वो आखिर इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा। सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग इसको ट्राई कीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरी सलाह यही रहेगी कि हर एक क्वेश्चन जो भी मेरे सामने आपके सामने स्क्रीन आ रहा है, आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए और फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, उसको आप पहले समझ लेना। देखिए, सबसे पहले इस टेक्निकल लैंग्वेज में आप एक चीज देखिए, यहाँ पे इसने जो बोला है कि दो संख्याओं का अंतर, क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर। और यहाँ अंतर की बात की गई है तो इंग्लिश में उस टर्म का इस्तेमाल क्या किया गया, डिफरेंस का। ये बस याद रखना, क्योंकि डिफरेंस पर ही पूरा क्वेश्चन डिपेंड है, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। देखिए, हम आपको बता दें कि डिफरेंस का मतलब एक्चुअली होता क्या है। अगर डिफरेंस की बात करोगे, अंतर की बात करोगे, तो अंतर का सीधा सीधा मतलब होता है कि ए माइनस को इस तरीके से लिखते हैं जो डिनोट करता है कि ये डिफरेंस है, और बी ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। कैसे आएगा वो समझो, कि इसका अंतर का मतलब ये हो जाता है कि अगर a बड़ा है b से तो हम a माइनस बी कर देंगे, और अगर b बड़ा है a से तो हम b माइनस ए कर देंगे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसका भरोसा नहीं है, भरोसेमंद आदमी नहीं है, ये भरोसेमंद आदमी नहीं है। ये क्या कहते हैं कि जिधर वजन उधर भजन, वैसी कंडीशन वाला इंसान है कि जहाँ पे जो संख्या बड़ी होगी उसको पहले ला देगा, उससे छोटी को घटा देगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है, हमेशा इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। क्यों आता है, क्योंकि हमेशा ही ये क्या करता है, ये कहता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे इस डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ के, जैसे ही आपने डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब आपके लिए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो गया है, जीभ पे रखो पिघल जाएगा। कैसे पिघल जाएगा, देखो जरा। इस क्वेश्चन को अगर आप बात करोगे सॉल्व करने की, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका तो ये होता है कि पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए और समझिए कि वो आपसे कहना क्या चाह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, इसका मतलब हमें दो संख्या हमने अपनी तरफ से मान ली। ठीक है, बेसिक तरीका हमसे क्या कह रहा है कि दो संख्याएं आप अपनी तरफ से मान लो। हमने मान ली कि भाई एक संख्या a है और एक संख्या क्या है, b है। इनकी अंतर की बात कर रहा है, अंतर की बात कर रहा है। तो अंतर को हम कैसे डिनोट करते हैं, अंतर को हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं कि ये अंतर है। ठीक है, तो ये अंतर है, और a माइनस बी बोल दो इसको या b माइनस ए बोल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अभी हमने डिफरेंस के बीच का कॉन्सेप्ट समझा है।
ये जो हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, ये जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 5। कितना दिया गया है 5। वहीं अगर आप देखेंगे कह रहा है कि गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है इंग्लिश वाले, यहाँ पे देखो इंग्लिश वाले क्या देखो क्या कह रहे हैं, गुणनफल का मतलब होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब a इंटू बी, a इंटू बी कितना दिया गया है, ये दिया गया है 36 यानी कि 36। इतनी बात क्लियर है। ये तो अभी तक जो दिया गया है हमने उसी को समझा है। अब यहां पे समझिए एक और टेक्निकल टर्म, देखिए इस प्रश्न में है कुछ नहीं, बस आपको जो ये टेक्निकल टर्म दिए हैं ये पता होने चाहिए। व्युत्क्रम, आधे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि व्युत्क्रम क्या होता है, लेकिन इंग्लिश वाले यहाँ पे समझ जाएंगे क्योंकि रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल सीधा मतलब होता है क्या, जो भी a है तो a का रेसिप्रोकल 1/a होता है, ठीक है, b है तो b का रेसिप्रोकल 1/b होता है। ठीक वैसे ही व्युत्क्रम का मतलब हिंदी वालों सीधी ठेठ भाषा में समझो कि व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। उल्टा मतलब क्या कि अगर मैं a के व्युत्क्रम की बात करूं तो a का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/a, और अगर मैं b के व्युत्क्रम की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा 1/b। कह रहा है इनका अंतर, ठीक है, तो इनका डिफरेंस, इनके यहाँ पे भी डिफरेंस की बात कर रहा है, तो आप चाहे 1/a माइनस 1/b कर लें, चाहे 1/b माइनस 1/a कर लें, कोई दिक्कत की बात है नहीं। हमने ये कर लिया, ठीक है। और ये करके हमने कहा कि अब इसका आंसर आपसे पूछ रहा है कि इसका आंसर, इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा। अब आप एक चीज़ बताइए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। सिंपल सी चीज़ है कि 1/a में से 1/b को घटाना है। कैसे घटाओगे, सिंपल सी चीज़ है कि सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या बना, ab बना। ab एलसीएम बना और ab एलसीएम का जो हम a से भाग देंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ b। क्या बचेगा, सिर्फ b। और यहाँ जब हम ab में b से भाग देंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ a। क्या बचेगा, a। अब एक चीज़ समझिए, अब आप यहाँ पे कहेंगे सर यहाँ पे हमने b माइनस ए आया है और हमने जो लिखा है वो a माइनस बी लिखा है, तो हमने आपसे पहले ही कहा था कि ये डिफरेंस की बात कर रहा है, एग्जैक्टली सब्सट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा है, घटाने की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है डिफरेंस की। तो डिफरेंस की जब भी बात करेगा तो चाहे a माइनस बी हो चाहे b माइनस ए हो, चाहे a माइनस बी हो चाहे b माइनस ए हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस की बात कर रहा है, तो बड़े में से ही छोटे को घटाया जाएगा। अगर आप यहाँ पे 1/b माइनस 1/a करते तो a माइनस बी ही मिल जाता, कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे भी तो डिफरेंस की बात कर रहा था। तो आप चाहते तो यहाँ से 1/b माइनस 1/a कर लेते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ऐसी स्थिति में यहाँ पे a माइनस बी बटे a भी आ जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि लैंग्वेज में ही बोला गया है, डिफरेंस की बात कही गई है। तो इसका मतलब क्या है कि आप कैसे भी सॉल्व कीजिए, इसका मान 5 होगा ऊपर और ए बी का मान आपको दिया गया है कितना, 36 दिया गया है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे भी बात करेंगे तो चाहे आप इस तरीके से घटाइए चाहे इस तरीके से घटाइए, a माइनस बी बोला जाए या b माइनस ए बोला जाए, उसका मान कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। और ए बी का मान आपको दिया गया कितना, 36। तो इसका मतलब है कि ये तो सीधा सीधा दिख रहा था 5/36, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है 5/36 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें, ये क्वेश्चन कुछ बड़ा है ही नहीं। ये 2 लाइन तो आपने सिर्फ इसलिए खराब कर दी क्योंकि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, और मैंने आपको इतने समय में समझाया क्यों, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, इसलिए मुझे इतना देर लगा। अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो मैं सीधा इस लाइन से सॉल्व करना स्टार्ट करता, ठीक है। और ये लाइन महज एक लाइन है, महज एक लाइन है, और इस एक लाइन में आपको आंसर दिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन जो आपको दिए जाते हैं एग्जाम में वो बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं कि 20-20 लाइन का क्वेश्चन है, सॉल्व करते समय 20-20 लाइन घेरी जा रही है। अगर आपका क्वेश्चन 4-5 लाइन में खत्म हो रहा है तो आप एक सही ट्रैक पे हैं, आप सही ट्रैक से सॉल्यूशन कर पा रहे हैं उसका। और अगर आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही बढ़ता चला जा रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने जो रास्ता इख्तियार किया है वो रास्ता ही गलत है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड कभी भी हैवी कैलकुलेशन की नहीं होती है। एग्जाम में जो भी पूछा जाता है और यूपी टेट में खासकर, वो हमेशा कैलकुलेशन नहीं, आपसे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनता है कि आप आखिर किस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर इतनी बात? तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे संख्याएं तो बदलेंगी, पैटर्न तो वही रहने वाला है। a माइनस बी की जगह 5 जगह पे 7 दे देगा, और a इंटू बी की जगह 36 जगह पे अगर आपको 34 दे दिया जाएगा तो भी आप 7/34 का आंसर कर देंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो आपको आसानी से पता चल गए कि किस तरीके से सॉल्व होने हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है।
थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपको एक ना एक क्वेश्चन ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिल जाएगा अगर आप दे रहे हैं किसकी परीक्षा, यूपी टेट की परीक्षा। क्यों? क्योंकि यूपी टेट में एक दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो डेफिनेशन बेस्ड होते हैं, तो इसके लिए आपका क्या होता है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो एनसीईआरटी में पीछे जितने भी विवरण दिए जाते हैं मुख्य लोगों के, उन विवरणों से क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए उन्हीं विवरणों में से ये क्वेश्चन एक बना हुआ है। आपसे पूछा गया है कि जो 20वीं सदी है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणित के प्रतिभावान कौन थे? आप बताइए कौन थे? श्रीनिवास रामानुजन थे। रामानुजन का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। श्रीधराचार्य थे, आर्यभट्ट थे, हरिश्चंद्र थे। तो आप एक चीज़ बताइए, 20वीं सदी का मतलब क्या हुआ? 20वीं सदी कब से कब तक काउंट की जाएगी? कि 1901 से लेकर 1999 तक का जो भी समय काल रहा होगा, जो भी टाइम पीरियड रहा होगा, इसको हम कहते हैं कि 20वीं सदी है। इस टाइम पीरियड में बताइए कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो महान गणितज्ञ के रूप में उभर के आया होगा? अंदाजा लगाइए। अंदाजा क्या लगाइए? आप खुद बताइए कि आपने क्या रामानुजन का नाम नहीं सुना है इस टाइम पीरियड की समय पे? रामानुजन ने इस टाइम पीरियड में अपनी बहुत ख्याति प्राप्त की थी, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आप समझ रहे हैं कि देश भी क्या था, आज़ाद नहीं हुआ था, देश गुलाम था। और देश गुलाम होने के साथ साथ यहाँ पे क्या था, भयावह अंधविश्वास था। अंधविश्वास भी पूरी तरीके से चरम पर था, ठीक है। और इस भयावह काल के समय एक व्यक्ति जो महान गणितज्ञ के रूप में भारत का नाम रोशन किया, वो कौन था? वो था आपका श्रीनिवास रामानुजन। तो वो श्रीनिवास रामानुजन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए है नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए ये चीज़। तो ये चीज़ आपको कब पता चलेगी, कैसे पता चलेगी, वो मैंने आपको बता दिया है कि इसके लिए आपको एनसीईआरटी के पीछे की कहानियाँ आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसके छत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेंसुरेशन से बना हुआ ये क्वेश्चन है, यानी एरिया से बना हुआ क्वेश्चन है। मेंसुरेशन भी 2 टाइप की होती है, एक होता है एरिया जिसको हम 2D भी कहते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर, और एक होती है आपकी वॉल्यूम जिसको हम क्या कहते हैं 3D फिगर्स, यानी 3 डायमेंशनल फिगर। तो ये क्वेश्चन जो बना हुआ है वो उन्हीं टॉपिक से बना हुआ है। मैं आपको यहाँ पे टॉपिक भी बताते चल रहा हूँ कि आखिर किस तरीके से ये क्वेश्चन किन किन टॉपिक से आपको बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से बना है, क्या टॉपिक यहाँ पे पूछा गया है आपसे, तो आप समझ पा रहे होंगे। इसको हम रफ कर लेते हैं पहले। आइए इसको रफ करते हैं और रफ करने के बाद देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आखिर सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिए कि आखिर इस प्रश्न का क्या सही उत्तर हो सकता है, क्या सही तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। तो पहले ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन क्या है। बेहतरीन क्वेश्चन है, और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आप जब भी उठा के देखेंगे पेपर, एक ना एक प्रश्न आपको इस तरीके का एग्जाम में मिलता ही जाएगा। इसलिए ही मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने अगर इन पेपर्स को डिस्कस कर लिया, इनको डीप स्टडी कर लिया, तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। चलिए देखिए, कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। अब कमरों की चारों दीवारों को क्षेत्रफल की जब भी बात की जाएगी तो वो कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल चंद सेकंड का क्वेश्चन है, और नहीं पता है तो बहुत कठिन क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है तो आप बढ़ोगे कैसे। देखिए, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल की। कमरा जो होता है, आप सभी ने देखा होगा, एक आयताकार शेप में होता है। कैसे शेप में होता है? आयताकार शेप में होता है, ठीक है। और अगर हम आयत की बात करें तो आयत की जो परिमाप होती है वो होती है 2 टाइम्स L + B, यही होती है। ये होती है आयत की परिमाप। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट? 2 टाइम्स ऑफ L + B, यही होती है।
अब इस फॉर्मूले को याद करने का बस तरीका मैंने आपको बता रहा हूँ, आप इससे कभी भूलेंगे नहीं कि चूंकि कमरे की आप दीवार देखेंगे, दीवार जब आप भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो कमरे का शेप होता है वो एक आयताकार शेप होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है, और आयत की परिमाप जो होती है वो 2 टाइम्स l+b होती है। अगर मैं इसमें हाइट यानी ऊंचाई का गुना कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसमें ऊंचाई का गुना कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, तो ये कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल बन जाएगा। यानी ये फॉर्मूला बन गया है कमरे की 4 दीवारों के क्षेत्रफल का। और ये दिया कितना गया है हमें, तो इसका मान हमें दिया गया है प्यारे बच्चों कितना, 660 मीटर स्क्वायर, ये हमें मान दिया गया है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें क्या क्या वैल्यू और दी गई हैं। हमें कमरे की ऊंचाई और दी गई है, ऊंचाई का मतलब h का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 11। साथ ही साथ हमें एक रिलेशन भी दिया गया है, अगर आप देख पा रहे हो तो इस लाइन को आप पढ़िए कि लंबाई जो है उस कमरे की वो उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। लंबाई कह रहा है कि जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। कौन दोगुना है, लंबाई किसकी, चौड़ाई की। तो लंबाई दोगुना है किसकी, चौड़ाई की, यही कह रहा है ना कि लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, ठीक है, उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। सॉरी, इसमें कह रहा है कि लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। आप बस यहाँ से आपको इन्हीं भाषा में कंफ्यूज करेगा, इसलिए आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना है। ये कह रहा है कि जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई की कितने गुनी है, 2 गुनी है। तो यहाँ से आपने रिलेशन निकाल लिया है कि L जो है वो 2 टाइम्स ऑफ B है। अब हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करते समय हम ये करेंगे कि जो लंबाई हमने यहाँ पे रिलेशन निकाला है L और B के बीच जो क्वेश्चन में दिया गया है, इसको हम उठा के रख देंगे इस फॉर्मूले में। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि हम यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू चूँकि हम निकाल सकते हैं तो वो हम आसानी से निकाल लेंगे। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इस फॉर्मूले में हम किस तरीके से इसको रख कर सॉल्व करेंगे तो वो देखते हैं। देखिए, हमने कहा कि L जो है वो 2 टाइम्स B है, तो हम L की जगह पे 2B रख देंगे और ये प्लस B हो गया है, और इनटू H का मान हमें दिया गया है क्वेश्चन में कितना, 11, और ये भी हमें दिया गया था कि कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, 660 वर्ग मीटर। अब हमें करना क्या है, देखो अब हमें करना ये है कि हमें सिर्फ सॉल्व करना है। अगर मैं 11 से इसको काटना चाहूँ तो कितने टाइम्स कटेगा, अब आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं एक चीज़ कि कैलकुलेशन कितनी आसान आपको दी जाती है, बशर्ते बस आपको तरीका पता होना चाहिए। यानी यूपी टेट में जो मेन फोकस है वो पैटर्न पर है कि आप क्वेश्चन का पैटर्न जानते हैं या नहीं जानते हैं, सॉल्यूशन का तरीका जानते हैं या नहीं जानते हैं, लैंग्वेज समझ पाते हैं या नहीं पाते हैं। बाकी आपको कैलकुलेशन तो बिल्कुल आसान दी जाती है कि 11 का आप 6 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो 66 मिलेगा, और एक 0 की 0 है, यानी 60 बार ये कट जाएगा 11 से। अब 2B और B जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3B, और 3B में हम किसका गुना कर रहे हैं, 2 का, और ये बराबर किसके हैं, 60 के, ठीक है। अब बहुत आसान हो जाएगा, 2 × 3 करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, यानी 6 होगा। तो इस 6 से हम डायरेक्ट अगर 60 को काटना चाहें तो कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो जब 10 बार ये कटेगा तो हमें यहाँ से किसका मान मिल गया बच्चों, बताओ, यहाँ से हमें B का मान मिल गया कि B जो होगा वो कितना होगा, 10 होगा। अब अगर B 10 है, B का मान यानी कि उसकी चौड़ाई हमें मिल गई है, कितनी है, 10 है, तो बताओ लंबाई और चौड़ाई के बीच में रिलेशन से क्या हम इसकी लंबाई नहीं निकाल पाएंगे, डायरेक्ट यहाँ से लंबाई निकल आएगी कि देखो जरा कि अगर चौड़ाई 10 है तो लंबाई कितनी होगी, 2 × 10 यानी कि 20, 2 × 10 यानी कि 20, ये इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई। क्या आपसे लंबाई या चौड़ाई पूछी गई थी, नहीं, एक स्टेप आगे पूछा गया है। क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी बनाया गया है, हल्का सा लेंथी बनाया गया है कि आप सिर्फ चौड़ाई निकालने तक निर्भर ना रहें, आप सिर्फ लंबाई निकालने तक निर्भर ना रहें, बल्कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया है कि छत का क्षेत्रफल बताइए। अब छत का क्षेत्रफल वही इंसान बता सकता है जिसको छत का शेप पता होगा। क्या आप सबको छत का शेप पता है कि छत जो होती है वो आखिर दिखती कैसी है, किस शेप में होती है? तो छत जो होती है बच्चा, देखोगे जब भी आप, तो वो छत इस तरीके की शेप में होती है। और ये शेप किसकी होती है बताओ, ये शेप जो होती है वो आयत की होती है। यानी जब आयत की बात की जा रही है तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हमने निकाल ली, कितनी है, 10 है, 20 है।
और चौड़ाई हमने निकालनी कितनी है 10 है। अब इन दोनों का करना क्या है, सिर्फ गुना ही तो करना है। गुना करोगे तो 20 गुना 10, देखो गुना भी कितना आसान दिया गया है, 20 गुना 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 200। इकाई क्या चल रही थी मीटर स्क्वायर, तो इसका भी आंसर क्या होगा 200 मीटर स्क्वायर। कहीं दिख रहा है आपको कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जहां 200 मीटर स्क्वायर दिया गया हो? बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, जी हां ऑप्शन नंबर थर्ड इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 200 मीटर स्क्वायर छत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहां आपने समझा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ये पूरा क्वेश्चन जो डिपेंड था वो डिपेंड था सिर्फ और सिर्फ कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल के फॉर्मूले पर। अगर आपको आता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। याद करने का तरीका मैंने आपको आसानी से बता दिया कि कमरे की जिस भी दीवार को आप देखेंगे, अगर वह इस धरती का रहने वाला इंसान है तो उसने उस कमरे की जो दीवारें बनवाई होंगी वो आयताकार शेप में बनवाई होंगी। कभी वर्गाकार शेप में आपने कमरे की दीवारें नहीं देखी होंगी, आयताकार शेप में ही देखी होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि कमरे की चारों दीवारें जो होती हैं उनका शेप आयताकार होता है, तो हमने फॉर्मूलों को याद करने का तरीका कर लिया कि भाई आयत की परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L+B, ये होता है आयत की परिमाप। और इसमें बस ऊंचाई का गुना और कर दो, क्योंकि कमरे की जब दीवारों की बात करते हैं तो उसमें ऊंचाई भी तो होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो ऊंचाई का गुना और कर दें तो हमें यहाँ पे कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मिल जाएगा। मान हमें दिया गया है, सबके मान रखते चले गए, आसानी से आंसर हमें मिल गया। बताइए आपको इस प्रश्न में कोई समस्या रही? मुझे नहीं लगता आपको इस प्रश्न में कोई समस्या रही होगी, क्योंकि इस प्रश्न को हमने बहुत बखूबी बहुत अच्छे तरीके से समझा। आइए बिना किसी देर के हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, आइए बच्चों देखते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की अगर बात की जाए तो ये जो प्रश्न सबसे पहले सवाल उठता है कि ये प्रश्न आखिर किस टॉपिक से पूछा गया है। तो ये घातांक एवं करणी यानी शर्ट्स एवं इंडिसेस वाले जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब घातांक करने की अगर बात की जाए तो यहाँ आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहले देखिए आपको दिया क्या गया है। आपको दिया गया है ये रिलेशन, और फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है कि 10 की पावर -2x की वैल्यू बता दीजिए क्या होगी। तो देखिए अगर मैं बात करूं, यहाँ इस प्रश्न की बात करेंगे तो उससे पहले मैं बात करता हूं कि घातांक करने की कुछ रिलेशन होते हैं जो आपको पता होंगे। क्या? एक होता है कि a की पावर अगर m है और a की पावर अगर n है, यानी बेस समान है। अगर बेस यानी कि आधार समान है तो इनकी घातें भी आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी आपने ये भी देखी होगी कि गुना में घातें, ये तो बहुत जानी मानी प्रॉपर्टी है, सभी ने पढ़ी ही होगी कि गुना में जो घातें होती हैं वो क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे अगर a की पावर m × a की पावर n की बात करें तो इसका मान क्या होता है? a की पावर m + n, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में थी, गुना में थे, तो घातें क्या हो गई? जुड़ गई। तो ऐसे हमने ये दो प्रॉपर्टीज देखी घातांक करनी से। ऐसे ही कुछ और प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं जो घातांक करनी से बनती हैं। क्या क्या और बन सकता है वो देख लीजिए जरा। अगर मैं बात करूं कि a की पावर m ऐसे कुछ लिखा हुआ है और ये इक्वल टू है b के, और अगर मैं चाहूं कि ये जो पावर a पर चढ़ी हुई है ये b पर चढ़ जाए तो ये कैसे चढ़ेगी कि a बराबर b की पावर क्या हो जाएगी? 1/m। बात समझ पा रहे हो? यहाँ की पावर जब वहाँ जाती है तो कैसी हो जाती है? उलट जाती है, ठीक है ना? अपॉन में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? अपॉन में चली जाती है, उलट जाती है। ये एक प्रॉपर्टी आपने समझी। तो इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके ही हम इस प्रश्न को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके ही ये प्रश्न क्या होगा? सॉल्व होगा। आइए इसके सॉल्यूशन की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बाकी जब हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में, घातांक करने के बारे में, तो डिटेल से वहाँ पे हम इन सभी प्रॉपर्टीज़ की चर्चा करेंगे। यहाँ इस प्रश्न की अगर बात की जाए तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि हमें दिया क्या गया है? 10 की पावर 3x दिया गया है और बराबर ये 125 के है। अब एक चीज़ बताइए, अगर 125 की बात की जाए तो ये तो 5 की पावर 3 है, बोलो हाँ, ठीक है। और यहाँ 10 की पावर कितनी है? यहाँ 10 की पावर 3x है। अब यहाँ हमने ये देखा कि अगर मैं इस 10 की पावर को यहाँ ले जाऊँ, इस 10 की पावर को अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो मैं इसको कैसे ले जाऊँगा उसको समझिए। बस यही हमारा सवाल यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा अगर आप ये समझ गए। मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मैं ये करना चाह रहा हूँ कि 10 की पावर 3x है, इसको मैं
क्या इस तरीके से नहीं लिख सकता हूं? बताइए आप, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? क्योंकि अगर आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a की पावर m और इसकी पावर अगर n है तो ये होता है किसके बराबर? a की पावर mn के बराबर। ठीक है, यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगा दी है कि 10 की पावर x और इस पूरे की पावर 3 है, तो ये मतलब क्या है? ये मतलब तो 3x ही बनाना। तो इसको तोड़ के हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिए। ठीक है, लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। अब जरा सवाल को समझिए, यहाँ 5 की पावर क्या है? 5 की पावर 3 है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ समझिए, अभी हमने पढ़ा था कि अगर पावर समान है, यहाँ पे देखिए इस पावर को यहाँ ले जाना है, मैंने क्या कहा? इस पावर को मुझे यहाँ ले जाना है, तो किस में जाएगी? अभी पढ़ा था कि अगर पावर यहाँ से हटानी है तो ये जो पावर यहाँ जाएगी वो किस में जाएगी? अपॉन में जाएगी। अपॉन में गई, अपॉन में। अब आपको पता है 3 से 3 कटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। बोलो हाँ या ना? बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब आपको ये पता यहाँ से चल गया कि हमें यहाँ से क्या मिल चुका है कि 10 की पावर x और ये बराबर है किसके? 5 के। यहाँ से हमने ये रिलेशन निकाल लिया। इस रिलेशन तक अगर आप पहुँच गए तो ये प्रश्न सॉल्व हो चुका है आपका। इस रिलेशन तक अगर आप पहुँच गए तो ये प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका है। और इस रिलेशन तक पहुँचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो लाइन का यूज़ करना पड़ा। ठीक है, 2 लाइन का इस्तेमाल करना पड़ा। एक ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, एक ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, बस। और इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। 2 प्रॉपर्टीज इसमें मैंने यूज़ की थी। एक यूज़ की थी a की पावर m है और इसकी पावर n है, तो इसको हम a की पावर mn लिख सकते हैं। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इसको भी हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये यूज़ की थी कि अगर a की पावर m है और अगर इस पावर को मुझे b की तरफ ले जाना है तो ये जो पावर होगी वो उलट जाएगी, यानी 1 अपॉन में चली जाएगी। इन 2 प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हम यहाँ इस रिलेशन तक पहुँच चुके हैं। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई समस्या रही होगी। अगर कोई समस्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ को मैं हटा देता हूं। अब समझिए, इस प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके, इस रिलेशन का इस्तेमाल करके मुझे सवाल तक पहुंचना है, सवाल के सॉल्यूशन तक पहुंचना है। और सॉल्यूशन क्या है? हमसे पूछा गया 10 की पावर -2x का मान। अभी जिस तरीके प्रॉपर्टी इस्तेमाल की थी, क्या मैं इसको यहाँ पे भी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ कि 10 की पावर x का मान तो मुझे पता है क्या निकल के आया है, तो मैं इसको अंदर रख लूँ और -2 को बाहर रखूँ, क्योंकि a की पावर m और इस पूरे की पावर n है, तो ये क्या हो सकती है? a की पावर mn हो जाती हैं। तो इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। अभी हमने इसको डिस्कस किया था। अब आपको पता है कि 10 की पावर x का मान हमने अभी निकाला है, कितना है? 5 है। तो ये 5 की पावर क्या हो जाएगी? -2। अब एक प्रॉपर्टी आपने घातांक करनी में और पढ़नी है। ठीक है, जिसने पढ़ रखा है उसको पता होगा कि a की पावर, किसी पर भी पावर अगर माइनस में है तो इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए ये पूरी जो संख्या होती है वो अपॉन में चली जाती है। किस में चली जाती है? अपॉन में चली जाती है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ 5 की पावर -2 है, अगर इसको पॉजिटिव लाना है तो ये पूरा 5 जो होगा इसकी विद पावर 2 कहाँ चला जाएगा? अपॉन में चला जाएगा। तो 1/5 का स्क्वायर क्या होता है? 1/25 होता है। क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको 1/25 का? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। जो आपका ऑप्शन 4 है 1/25, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि यही हमें दिख रहा है। तो इस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए मुझे नहीं लगता आपको कोई बहुत बड़ी समस्या रही होगी। सिर्फ आपको घातांक करने की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो जब अगर किसी ने पढ़ रखी है घातांक करने के बारे में तो उसको तो इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं रही होगी। जिसने नहीं पढ़ रखा है उसके लिए मैंने इन 3-4 प्रॉपर्टीज को बताया है, इनको आपको नोट डाउन कर लेना है। इन्हीं प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हम घातांक करने के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी ही मेन लगाई हैं। एक प्रॉपर्टी आपकी लगाई है ये वाली, एक प्रॉपर्टी हमने लगाई है ये a की पावर m इसकी होल पावर n वाली, और एक प्रॉपर्टी लगाई है कि जब पावर यहां से यहां ले जाते हैं तो वो किस रूप में जाती है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता आपको कोई समस्या रही होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न नंबर 97 क्या है। 97 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये प्रश्न जो दिया गया है, ये आपका जो प्रश्न है ये आपने पढ़ा होगा एक शेषफल प्रमेय, एक रिमाइंडर थ्योरम होती है, एक शेषफल प्रमेय होती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपने पढ़ा होगा। ये एक थ्योरम होती है,
ये थ्योरम आई कैसे है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये थ्योरम कैसे बनी। ठीक है ना, बहुत ही बेसिक तरीका है इस थ्योरम को समझने का कि कैसे आखिर ये शेषफल प्रमेय बनी है। तो इसके लिए आप देखिए, मैं एक सबसे पहले करता हूँ कि मैं 5 का भाग लगा रहा हूँ, 5 का भाग लगा रहा हूँ किस में, 12 में। किस में लगा रहा हूँ, 12 में। तो आप बताइए, भाग देना तो सबको आता होगा, कितने बार पढ़ा पढ़ा जाए कि मैं 12 कट जाए या 12 के आसपास पहुँच जाऊँ, तो 2 बार। 2 बार पढ़ेंगे, कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 10 तक। अब देखो 10 से अगर मैं 12 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, शेष 2 बचेगा। तो हमने यहाँ पे देखा ये जो बच गया, जो शेष बच गया वो क्या कहलाता है, शेषफल। जो शेष बच गया वो क्या कहलाता है, शेषफल। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, रिमाइंडर। जो शेष बच गया वो होता है रिमाइंडर। और जितने बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं, जितने बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं, जैसे हमने यहाँ 5 का 2 बार पहाड़ा पढ़ा, तो ये क्या हो गया आपका, क्वोशेंट। क्या हो गया, क्वोशेंट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भागफल। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, भागफल। ठीक ऐसे ही जिस संख्या से हम भाग देते हैं, किससे भाग दे रहे थे, 5 से, तो जिससे भाग देते हैं वो होता है आपका क्या, वो आपका होता है भाजक। क्या होता है, भाजक। क्या होता है, भाजक। और ये जो होता है, जिस संख्या में भाग देते हैं वो क्या कहलाती है, भाज्य। क्या कहलाती है, भाज्य। इतनी बात क्लियर हो रही है आपको, क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। तो अब यहाँ से हम अगर ये पता करना चाहते कि सर ये 12 कैसे बना, तो मैंने कहा कि 12 ऐसे बना कि मैं 5 को 2 बार पढ़ा, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, और इस 2 को मैंने जो एक्स्ट्रा बचा था उसको जोड़ दिया, तो ये 12 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ। बिल्कुल बन जाएगा। तो आखिर ये शेषफल प्रमेय कैसे आई, आप समझ चुके हैं कि ये 12 कैसे बना, कि 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा और फिर 2 जो शेष बचा था उसको जोड़ने पर 12 बन गया। तो ये 12 था क्या, ये था भाज्य। ये क्या था, भाज्य। ये 5 क्या था, भाजक था। गुना किससे किया, 2 से, तो ये 2 क्या था, भागफल था। और ये 2 जो शेष बचा था, जिसको जोड़ा है, वो क्या था, शेषफल था। तो इस हिसाब से ये जो प्रमेय बन के आई है वो क्या बन के आई है, आप सभी बताएंगे। वो जो प्रमेय बन के आई है वो बन के आई है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसी प्रमेय का इस्तेमाल करके हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए इस प्रश्न में भाजक क्या होगा। क्या पूछा गया है, भाजक पूछा गया है। अच्छा, आपको दिया क्या गया है उसको समझिए। आपको भागफल दिया गया है, आपको शेषफल दिया गया है। ठीक है, और आपको ये संख्या भी दी गई है कि 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर। ठीक है, चलिए अब आप समझिए। सबसे पहले इसके बेसिक की अगर बात की जाए तो ये कह रहे हैं कि 16,075 ये एक संख्या है, इसको किसी संख्या से आप भाग दे रहे हैं। संख्या नहीं पता है तो आपने x से भाग दिया। ठीक है, x से जब आपने भाग दिया तो भागफल तो 167 है और शेषफल 43 है। कितना है, 43 है, 43 है। तो आप इसको बेसिक से अगर करते तो आप ऐसे कहते कि सर संख्या नहीं पता है, तो संख्या हमने मान ली कि सर संख्या x है, और भाग जिससे हम दे रहे हैं, भाग जिससे हम दे रहे हैं वो संख्या क्या है, वो संख्या सर है 16,075। अब जब संख्या नहीं पता है हमें, तो हमें ये भी नहीं पता कि हम कितने बार पहाड़ा पढ़ें, लेकिन इसमें बोला गया है कि भागफल 167 है, यानी हमने इसको 167 बार पढ़ा होगा। यहाँ कोई संख्या हमें मिली होगी जिसको घटाने पर हमारा शेषफल कितना बच रहा होगा, 43। यही तो प्रश्न है भाई। बेसिक प्रश्न का हमने बता दिया कि क्या कह रहा है प्रश्न में, कि कोई संख्या है जिससे इसमें भाग देते हैं तो भागफल 167 प्राप्त होता है, शेषफल 43 प्राप्त होता है। तो हमें ये संख्या बता दो क्या रही होगी। आसान है, कैसे करोगे, शेषफल प्रमेय जो अब वो आपको बताइए, डायरेक्ट उस शेषफल प्रमेय को हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। कैसे लगाओगे, देखो जरा। शेषफल प्रमेय लगाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हमें पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। और भाज्य क्या होता है, भाज्य ही हमें भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही हमें दिया गया है। अब देखिए, भाज्य हमें पता कितना है, 16,075 है। भाजक कितना दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो हमने x मान लिया है। भागफल कितना दिया गया है, 167 दिया गया है। और शेषफल कितना दिया गया है, 43 यानी 43 दिया गया है।
अब इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई है तो बस अब केवल सॉल्यूशन ही बचा है, इसको सॉल्व करना रह गया है। और सॉल्व करने के लिए आपको सबको पता है क्या करना है, इस 43 को जो प्लस में है यहाँ ले जाएंगे माइनस में, तो 16,075 माइनस 43, और ये जो गुना में है ये जब यहाँ जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में, और बस x का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो चीज़ें। तो प्यारे बच्चों यहाँ जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें घटाना है, तो पहले हम इस ऊपर वाली समस्या को इसको यहाँ से हटा दें। ये चीज़ आप समझ चुके हो, इसको हटा दिया। यहाँ देखो इसको करना है सॉल्व, आसान है। क्या करोगे, 43 घटाओगे 16,075 से तो बचेगा कितना, 16,032, और इसको किस से भाग देना है, 167 से। जब आप इसमें भाग लगाओगे 167 से तो ये कितने बार जाएगा, टोटल 96 बार जाएगा। यानी इस x की वैल्यू कितनी रहेगी, 96 रहेगी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन 196 होगा, 96 होगा। इंग्लिश वालों भी समझ चुके होंगे, हिंदी वाले भी समझ चुके होंगे कि इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम हमने लगाई, शेषफल प्रमेय हमने लगाई, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, डिवीजन बराबर डिविडेंड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये थ्योरम लगाई। सब कुछ हमें दिया गया था, केवल हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था भाजक, और भाजक निकालने के लिए हमने कैलकुलेशन किया और ये हमारा आंसर हमारे पास है। याद रखना शेषफल प्रमेय आप सभी नोट डाउन कर लें, जिसको अगर पता नहीं है किसी को शेषफल प्रमेय तो नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि हर बार देखा गया है कि अगर सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये क्वेश्चन यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन होता है। आपसे शेषफल प्रमेय से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर वो पूछ ही लेता है किसी ना किसी एग्जाम में, कभी ना कभी, किसी ना किसी वर्ष। ठीक है, और तो आपको कोई समस्या नहीं रही होगी इस प्रश्न में। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न नंबर क्या है, 98। यहाँ हमसे बात की गई है कि 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या क्या है, ये बताना है। 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप सबको प्राइम इंटीजर्स यानी प्राइम नंबर के बारे में मालूम है या नहीं है। ठीक है, तो प्राइम इंटीजर्स आप सबको पता है कि क्या होता है, कि जो या तो खुद से कटते हैं या फिर एक से कटते हैं, उसके अलावा किसी और अन्य नंबर से नहीं कट सकते हैं, वही नंबर क्या कहलाते हैं, आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। हमसे अगर ये पूछा जाए, काफ़ी बार यूपी टेट का तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, और अगर आप ये नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसी ने एक दे दी, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि एक बताने वाले काफ़ी लोग यहाँ पे बहुतायत में होंगे जो कहेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो वो क्या होती है, वो 2 होती है। क्या होती है, वो 2 होती है। ठीक है, साथ ही साथ आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और यहाँ पे ये बनता है, क्या बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती ही होती है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी अगर आपसे पूछी जाए कि भाई एकमात्र सम यानी इवन एकमात्र सम अभाज्य संख्या अगर पूछी जाए कौन सी होगी, तो वो भी क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि 2 के बाद आप उठा के और चेक कर लेना कि 2 के बाद कोई भी ऐसे प्राइम नंबर नहीं होगा जो आपको इवन मिलेगा। ठीक है, इसलिए 2 प्रश्न इस यहाँ से बनते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि यहाँ से 2 प्रश्न बने हैं, वो कवर हो गए हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए तो भी 2 होगी, और एकमात्र इवन प्राइम नंबर भी अगर आपसे पूछा जाए, सम अभाज्य संख्या भी पूछी जाए तो भी वो कितनी होगी, 2 होगी। अब यहाँ पे पूछा गया 50 से छोटे धन पूर्णांकों की अभाज्यों की संख्या क्या है। तो देखो, एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे सभी अभाज्य संख्याएं 50 से छोटी तक लिखूँ। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि सर 2 से स्टार्ट होती हैं, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, क्या 9 होता है, नहीं होता है, 11 होता है, इसके बाद फिर 13 होता है, ना 15 होता है, ना 16 होता है, बल्कि 17 होता है, फिर 19 होता है, फिर ना 20 होता है, ना 21 होता है, ना 22 होता है, 23 होता है, ना 24, ना 25, ना 26, ना 27, ना 28, और सीधा फिर क्या होता है, 29 होता है। फिर 30 नहीं होता है, 31 होता है, 32 भी नहीं होता है, 33 भी नहीं होता है, 34 भी नहीं होता है, 35 भी नहीं होता है, 36 भी नहीं होता है, 37 होता है। 37 के बाद 38 नहीं होता है, 39 भी नहीं होता है, 40 भी नहीं होता है, 41 होता है, 42 भी नहीं होता है, 43 होता है,
44 भी नहीं होता है, 45 भी नहीं होता है, 46 भी नहीं होता है, 47 होता है, 48 भी नहीं होता है, 49 भी नहीं होता है और 50 भी अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो 50 से छोटे अभाज्य संख्याएं हमने लिख ली और ये सब धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव दिख रही हैं आपको, कहीं कोई नेगेटिव दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब आप यहाँ पे एक तरीका तो ये था कि आप सब ये लिखते, नोट करते और फिर इनको नोट करने के बाद क्या करते, काउंट करते कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितनी बन रही हैं? 15 बन रही हैं, 15 बन रही हैं कि टोटल 50 से छोटे धन पूर्णांक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 15 होती हैं। तो इस हिसाब से आंसर ऑप्शन बी हो जाता, सेकेंड नंबर ऑप्शन हो जाता, 15 आंसर हो जाता। वरना कुछ लोग क्या करते हैं अपनी कैलकुलेशन को और डायरेक्ट उन्हें पता होता है। देखो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे ना तो भी आपको डायरेक्ट पता रहेगा कि प्राइम नंबर से ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि 100 से छोटे धन पूर्णांकों की कुल कितनी संख्या होती है, धन पूर्णांक अभाज्य संख्या कितना होती है, कितनी होती है, 50 से छोटी कितनी होती है, 25 से छोटे अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना, ये आपको याद रखनी है डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो डायरेक्ट आपको ये याद रखनी है। आपको बार बार एग्जाम में इसे लिखना नहीं है, आपको पता चल चुका है कि अभाज्य संख्या होती क्या है। जब आपको सब कुछ पता है कि अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है तो आपको ये आंकड़ा याद रखना है हमेशा कि 100 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, ठीक है, और 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है और 25 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है। टोटल ये नंबर आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखना है कितनी होती हैं। ये अगर क्वेश्चन बनेगा यहाँ से तो इन्हीं 3 संख्याओं से बन सकता है कि 100 से छोटी, 50 से छोटी और 25 से छोटी। तो यहाँ हमने इस प्रश्न को समझा और इस प्रश्न की हमने व्याख्या भी की। आई होप आपको इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं रही होगी। इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 99 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है और ये कह रहा है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगनी छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। देखिए पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये जो पूरा क्वेश्चन है ये पूरा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। ये तभी आपको समझ में आ पाएगा जब आप इस प्रश्न की लैंग्वेज को, इस प्रश्न की भाषा को अच्छे से समझेंगे। इसलिए ऐसे प्रश्न को करते समय सबसे पहले इनकी लैंग्वेज को जरूर पढ़ें और ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में होता क्या है कि बड़ी को छोटे दिखता है और छोटी की बड़ी दिखता है, दुगुना का तिगुना दिखता है। इसलिए क्या करेंगे, सबसे आराम से पहले इस संख्या को पढ़ेंगे और उसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। देखिए दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना, दो संख्याएं, तो हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक ए हमने मान ली, एक बी मान ली, क्लियर है। अब इसमें कह रहा है बड़ी संख्या का छोटी संख्या की, अब हमें कुछ पता तो है नहीं बड़ी संख्या कौन है छोटी संख्या की, तो हमने अपने हिसाब से मान लिया कि बड़ी ही संख्या कौन है, ए है, और छोटी संख्या कौन है, बी, हमने मान लिया अपनी तरफ से, ठीक है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पे चलिए, बड़ी संख्या का दुगुना, तो बड़ी संख्या हमने क्या मानी है, ए मानी है, तो इसका दुगुना, छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या क्या है, बी है, तो इसका 5 गुने से 3 ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है, बड़ी संख्या, कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो यही होगा। एक इक्वेशन यहाँ से ये निकल आई कि नहीं निकल आई। इतनी लैंग्वेज जब आपने पढ़ी तो इस लैंग्वेज से आपको यहाँ क्या मिल गया है, एक इक्वेशन मिल गई। अगली लाइन पढ़िए, बड़ी संख्या के 4 गुने, बड़ी संख्या क्या है, ए है, इसका 4 गुना, और छोटी संख्या के 3 गुने, छोटी संख्या क्या है, बी, इसका 3 गुना, के योग का योग, यानी इनको जोड़ा जा रहा है और वो किसके बराबर है, 71 के बराबर है। क्या हुआ कि दो लाइन हमने पढ़ी, वहाँ से दो इक्वेशन बन गई। अब ये दो इक्वेशन का इस्तेमाल करके, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं और दो वेरिएबल का इस्तेमाल करके दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हम भी ए और बी दो वेरिएबल हैं और उनसे हमारे पास क्वेश्चन में दो क्या निकल के आ गई हैं, इक्वेशन निकल के आ गई, इनको सॉल्व करना है बस। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, एक तरीका तो ये है कि आप 2a की वैल्यू जो यहाँ से निकल के आई है 5b + 3, इसको डायरेक्ट यहाँ पे रख दें, ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू आपको मिल जाएगी। एक तरीका ये है, क्या तरीका है कि एक तरीका तो आपका ये है कि आप यहाँ पे और क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जो 2a वाली इक्वेशन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें कि 2a, इस 5b वाली टर्म को यहाँ लाएंगे तो ये प्लस में था माइनस में आएगा, -5b और इक्वल टू 3। यहाँ ये 4a था प्लस 3b था और इक्वल किसके था, 71 के।
आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा। कक्षा 5-6 की ये चीज़ें होती हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई समस्या रही होगी, तब भी फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व होती हैं। इस टाइप की जो इक्वेशन होती हैं, जो दो वेरिएबल की इक्वेशन होती हैं और दो इक्वेशन आपको दी जाती हैं, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को हम बराबर करते हैं। अब हमें देखिए यहाँ पे बराबर करने के लिए हम क्या करें, अगर हमें b का वेरिएबल बराबर करना है तो ऊपर हम 3 का गुना कर दें, नीचे 5 का गुना कर दें। या अगर हमें a का वेरिएबल बराबर करना है तो हम ऊपर सिर्फ 2 का गुना कर दें, तो ऊपर 2 दूनी 4 हो जाएगा और नीचे 4, ये था ही। तो आप इन दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, या तो b को बराबर कर लो या a को बराबर कर लो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलो a को बराबर कर लेता हूँ, ठीक है। a को बराबर करने के लिए यहाँ 2 का गुना करेंगे, चूंकि ये एक इक्वेशन है इसलिए हर जगह फिर 2 का गुना होगा, ठीक है, हर जगह फिर 2 का गुना होगा। चलिए गुना करते हैं। अब जब गुना आप करोगे तो गुना करते वक्त क्या करना है आपको, देखिए ये इक्वेशन बन गई 4a। पहली इक्वेशन को देखिए, -5 दूनी 10b इजकल टू 3 2 जा 6, ठीक है। और ये नीचे की थी 4a प्लस 3b इजकल टू 71। अब देखो इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन सेकेंड थी, इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, माइनस करूँगा, तो ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। जब इतनी बात क्लियर है तो अब यहाँ पे देखिए कि अब हमें इनको क्या करना है, ये प्लस है ये माइनस है, कट गया, ये माइनस का था ही और ये माइनस का हो गया, तो माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे और 10 में 3 को जोड़ेंगे तो माइनस का 13 भी हो जाएगा। ऊपर वाला प्लस था नीचे वाला माइनस था, तो ये आपस में मतलब घट जाएंगे और घटेंगे तो माइनस का ही बचेगा, क्योंकि माइनस का टर्म ज़्यादा है। और 71 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 65, तो माइनस का 65 बचा। यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, कट जाएगा। 13 से 65 को काटोगे कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो यहाँ से b की वैल्यू निकल के आई कितनी, 5। अब जब b की वैल्यू 5 मिल चुकी है तो आपको पता है, अभी आपने यहाँ पे सॉल्व एक इक्वेशन का रूप निकाला था, देखो जरा ये इक्वेशन, तो ये इक्वेशन जो आपने देखी थी ये वाली, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, b की वैल्यू रख दो। b की वैल्यू कितनी निकल के आई थी आप बताइए, b की वैल्यू जो निकल के आई थी वो 5 निकल के आई थी, तो यहाँ पे 5 हम रख देते हैं, 5 हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। जैसे ही हम यहाँ 5 रखेंगे तो देखिए 2a और 5 × 5 + 3, 5 का 5 में गुणा करो 25, 25 में 3 जोड़ोगे 28, तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। अब आपको पता है 2 से 28 कितने बार कटेगा, 14 बार, क्योंकि 14 दूनी 28 होता है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 14 आ गई। यहाँ से आपको 2 वैल्यू मिल चुकी हैं, a की वैल्यू भी मिल चुकी है और b की वैल्यू भी मिल चुकी है। हमने यहाँ पे समझा a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू आई थी 14 और b की वैल्यू कितनी आई थी, 5। क्या कोई ऑप्शन आपको ऐसा दिख रहा है, क्या कोई ऑप्शन आपको ऐसा दिख रहा है, बताइए ज़रा। कोई ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, कोई ऑप्शन दिख रहा है, जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 ही है जो हमें दिख रहा है, 14 और 5। तो देखो एक बार अगर आपने इक्वेशन निकाल ली तो इक्वेशन को सॉल्व करने के मैंने आपको 2-3 तरीके बताए। एक, या तो आप चाहो तो a को बराबर कर लो जैसे मैंने यहाँ किया है, या आप चाहो यहाँ b को बराबर कर लो जैसे आप कर सकते थे, जैसे a को बराबर किया ठीक वैसे ही b को बराबर कर सकते थे। एक तरीका ये था कि इस इक्वेशन से 2a की वैल्यू को उठाकर डायरेक्ट हम 4a की तरफ रखते और b की टर्म में इक्वेशन बन जाती और यहाँ से b की वैल्यू निकल के आ जाती कितनी, 5, ठीक है। तो मैंने आपको ये पूरा सॉल्यूशन बताया आपको, तो आपको यहाँ से ये भी चीज़ याद रख के चलनी है। क्या रख के चलना है कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनता है जो यूपी टेट में, वो इक्वेशन से भी बनता है और कुछ हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन बने। इक्वेशन से फॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं कि 2 इक्वेशन, ठीक है ना, 2 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, बस उन पे क्वेश्चन ये यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको इस प्रश्न के सॉल्यूशन में कोई समस्या नहीं रही होगी, यही आशा और यही उम्मीद है मेरी। अगर आपको कोई समस्या होती भी है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, क्योंकि देखिए मैं कितना स्लो चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, जीरो हैं आप, जीरो के हिसाब से बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करा के चल रहा हूं। तभी आप देख पा रहे हैं कि अभी तक हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, 91 से चले थे और 8 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए और वीडियो कितनी लंबी हो चुकी है।
तो उसके पीछे कारण यही है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल हड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं सोच के चल रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ आता है। मैं बिल्कुल उन बच्चों को ध्यान में रख के चल रहा हूँ कि जिनकी मैथ बहुत कमज़ोर है, ठीक है, और उनको डर है मैथ में लेकर, तो मैथ को लेकर जिनको डर है उनका डर निकल जाए, इसलिए मैं पूरी बेसिक से उनको ये चीज़ें बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूँ। और आई होप आपको ये क्लास समझ में भी आ रही होगी, अच्छी भी लग रही होगी। नो डाउट बड़ी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 पार्ट में देख लेना, ठीक है। और अगर आप पढ़ना है तो फिर समय तो देना ही होगा चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन आपको ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ तो आप इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि मैं भागते हुए आऊँ और मैं बता दूँ कि ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई मैं तो बता दूंगा, मेरी तो प्रैक्टिस है, मैं बता दूंगा आपको यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी करके। लेकिन बात चीज़ ये है कि जिनको आता है उनको तो कोई समस्या नहीं, जिनको नहीं आता है वो बच्चे बेचारे परेशान हो जाएंगे। तो जिनको आता है वो प्लीज़ कोऑपरेट करें हमारे साथ, और जिनको नहीं आता है उन भाइयों की मदद करें। तो यही हमारी उम्मीद है, आशा है, और इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये हमारा प्रश्न नंबर क्या होगा, 100। क्वेश्चन नंबर 100 हमसे क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक आपको इस प्रश्न को करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आसान होते हैं बच्चे उसी में ज़्यादा गलती करते हैं। आप किसी से भी देखना, जब पेपर देखिए एग्जाम सेंटर से कोई बच्चा निकलता है तो कहता है पेपर तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही घर आते आते उसके 10-15 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं वो, इसीलिए होते हैं क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आपको आसान दिखता है आप लोग क्या करते हैं, गलतियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ इस प्रश्न को पढ़िए, कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो इसने कह दिया कि भाई एक स्क्वायर है, एक क्या है, स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के अंदर क्या है बेटा, इस स्क्वायर के अंदर ये जो एक स्क्वायर, ये तो रेक्टेंगल बन गया, इसको हटा देते हैं, ये रेक्टेंगल बन गया, इसको हटा दिया। एक स्क्वायर हम बनाते हैं और समझते हैं उसकी चीज़ को, ठीक है। ये बेटा एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर की खासियत क्या होती है कि इसकी सभी साइड्स, जैसे ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, इसकी चारों की चारों साइड्स ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये सभी आपस में इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। और इनका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर बात करें इनके डायगोनल की, इनके विकर्णों की, तो इनके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, और साथ ही साथ ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में बांटना, काटना, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट O है तो मैं कहूँगा DO की वैल्यू भी उतनी ही होगी जितनी OB की होगी। इसी को कहते हैं बाइसेक्ट करना, बराबर बराबर भागों में बांटना। तो ये तो हमने स्क्वायर की प्रॉपर्टी को समझा। अगर स्क्वायर के फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं, आइए उन पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या इनके फॉर्मूले हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या फॉर्मूले देखने को मिलते हैं उस पर भी डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, और क्या क्या स्क्वायर के फॉर्मूले होते हैं आप लोग खुद कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या क्या इसके फॉर्मूले हमसे पूछे जाते हैं। देखो पहला फॉर्मूला, इसकी पेरीमीटर, इसकी परमाप। परमाप आपको पता है कि अगर ये भुजा A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, तो इसकी परमाप क्या होगी, सबको जोड़ लो, A प्लस A प्लस A प्लस A, 4A इसकी पेरीमीटर हो जाएगी, परमाप हो जाएगी। अगर इसकी बात की जाए कि भाई इसका एरिया क्या होता है, तो साइड स्क्वायर, इसका साइड स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर जो होता है वो उसका क्षेत्रफल होता है, यानी ए स्क्वायर, चूंकि साइड ए है तो ए स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए किसकी, वहीं अगर बात की जाए कि सर इसका विकर्ण क्या होगा, इसका विकर्ण को क्या कहते हैं, डायगोनल। इसका विकर्ण क्या होगा, इसका डायगोनल क्या होगा, इसका विकर्ण क्या होगा, तो आप कहोगे सर विकर्ण जो होगा वो होगा √2a। क्या होगा, √2 इंटू ए बाहर है, ये याद रखना, √2, रूट में 2 है केवल, और a जो है वो रूट से बाहर है, ये इसका विकर्ण होता है, डायगोनल होता है। इनसे क्वेश्चन आपको बनते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होती है, एरिया क्या होती है स्क्वायर की, और डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम लोग जरा चर्चा कर लेते हैं किसकी, इसके प्रश्न की, कि आखिर इसका प्रश्न हमसे क्या कहना चाहता है और क्या पूछ रहा है। आइए डिस्कस करते हैं।
देखिए हमसे कह दिया कि भाई एक वर्ग है, एक स्क्वायर है और उसकी एक भुजा, यानी एक भुजा क्या है इसकी, तो एक भुजा अगर आपको दे दी तो सब पता चल गया कि चूंकि स्क्वायर है तो सभी भुजाएं कितनी होंगी, 8 सेंटीमीटर ही होंगी। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ये कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अब आपको आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, इतनी ही तो रिक्वायरमेंट है उसकी। साथ ही साथ कह रहा है कि जो आयत है उसकी लंबाई भी आपको दी जा रही है, कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। लो अब तो क्वेश्चन हो ही गया। क्वेश्चन जो था वो सिर्फ इतना था कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, यानी जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो बराबर है किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है। काय चिल्ला रहे, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है। तो अब दोनों की एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है, इसका होता है साइड स्क्वायर, अभी बताया है, भुजा स्क्वायर, और इसका होता है लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी। लंबाई हमें इसकी दी गई है, यहाँ इसकी भुजा भी हमें दी गई है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। क्यों हो गया आसान, पता समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सब कुछ तो हमें दिया गया है। जब सब कुछ दिया गया है तो कर लेंगे भाई। देखो जरा, ए हमें दिया गया था कितना, ए हमें दिया गया था 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम रखेंगे 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों बताओ, 8 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 64, 64। लेते हैं कि ये एरिया जो 64 है वो स्क्वायर का एरिया है। लेंथ जो हमें दी गई है वो कितनी दी गई है बच्चा, देखते हैं। लेंथ जो हमें दी गई है वो दी गई है 16 सेंटीमीटर। चलिए 16 यहाँ लिख लेते हैं। चौड़ाई हमें पता नहीं है तो हमने बी लिख लिया। 16 का पहाड़ा भाई कितने बार पढ़ा जाए कि 64 कट जाए, 4 बार, तो बी की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है, 4 है। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे आयत की चौड़ाई ही तो पूछी गई है, हमसे ब्रेड्थ ही तो पूछी गई है, और वो तो निकल आई, कितनी निकल आई, 4 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप समझ रहे हैं ना, इतना सा प्रश्न है केवल, देखो केवल इतना सा प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न कर वही सकता है। इस प्रश्न की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको इनकी प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए। तो ये जो प्रश्न बना है बेटा, अगेन ये मेंसुरेशन से बन गया प्रश्न है। तो आप देख रहे हैं कि मेंसुरेशन मुख्य फोकस है यूपी टेट का, ठीक है। एरिया और वॉल्यूम से क्वेश्चन बनते हैं, और मैक्सिमम जो बनते हैं वो एरिया से ही बनते हैं। वॉल्यूम से भी बनते हैं लेकिन वो बहुत प्रश्न आसान होते हैं, जैसे घन का आयतन या घनाभ का आयतन, शंकु का आयतन, बस सीधे फॉर्मूले से क्वेश्चन वो बन जाते हैं। तो आपको आई होप इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं रही होगी। हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करते चल रहे हैं कि आपको किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। हमने आज कुल 10 क्वेश्चन को समझा। अगली वीडियो में जब हम आएंगे तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि यूपी टेट की एक पेपर में कुल कितने क्वेश्चन बनते हैं, 30 क्वेश्चन बनते हैं। तो हम इनको 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन का पार्ट हम लोग रखेंगे। हमने आज 10 क्वेश्चन को इस पार्ट में डिस्कस कर लिया है। अगला पार्ट जब स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं रखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।